नमस्कार किसान साथियों और हमारे सभी सम्मानित दर्शकों, आप देख रहे हैं पूसा समाचार, एक ऐसा मंच जहां किसानों का अनुभव, वैज्ञानिक सोच और आधुनिक कृषि तकनीक मिलकर खेती को देते हैं नई मजबूती और नया भरोसा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञान और नवाचार से भरी यात्रा की, आपकी अपने पूसा समाचार के साथ। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, और मैं डॉक्टर सुनीता यादव, वैज्ञानिक पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। किसान भाइयों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूसा संस्थान द्वारा कृषि विज्ञान मेला 25 से 27 फरवरी 2026 को पूसा संस्थान के मेला ग्राउंड में लगाया जाएगा। मेला की थीम विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। मेला में जीवंत फसल प्रबंधन के साथ साथ खरीफ फसलों के उन्नत बीज, जिसमें मुख्यतः धान, दलहनी फसलें शामिल हैं, पर्याप्त मात्रा में बिक्री हेतु उपलब्ध होंगे। मेले में कृषि योजनाएं, फसल विविधीकरण, महिलाओं एवं युवाओं में उद्यमिता विकास, कृषि विपणन, कृषक संगठन, स्टार्टअप, डिजिटल कृषि, किसानों के नवाचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किया जाएगा। जो संस्थान, कृषक संगठन, कृषि विज्ञान केंद्र मेले में स्टॉल बुक करना चाहते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं, शासकीय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए स्टॉल बुकिंग हेतु आप डॉक्टर NV कुमरे, एटिक इंचार्ज से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर है 9968020172। ICR के संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र हेतु आप डॉक्टर YP सिंह, जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9999434200। निजी संगठन, निजी संस्था, NGO, FPO हेतु आप डॉक्टर प्रगत सिंह, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, जिनका नंबर है 9868947891 पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। किसानों के स्टॉल, SHG फूड स्टॉल हेतु आप श्री PP मौर्य, जो कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, उनका नंबर है 9811389331 पर उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। स्टॉल बुकिंग का फॉर्म संस्थान की वेबसाइट www.iari.res.in पर उपलब्ध है। मेले की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर CH श्रीनिवास राव जी। इस साल भी IRI पूसा संस्थान विकसित कृषि विज्ञान मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फरवरी में 3 दिन 25 तारीख से शुरू होगा, फरवरी 25 तारीख से। इसमें इस साल का जो मुख्य रूप में थीम होगा, जो उन्नत कृषि जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, यही मुद्दा लेके हम मुख्य थीम में हम लोग इस साल किसान विज्ञान मेला रहेगा। उसमें हमारा आदरणीय मंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी इसमें शामिल होंगे। एंड 3 दिन में हमारा उम्मीद है ये कम से कम 1 लाख जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें शामिल होंगे। उसमें हम लोग जो 7 थीम्स हैं, जो जलवायु परिवर्तन का जैसे फसल हम लोग कैसे संभालना चाहिए, फसल का विविधीकरण कैसे होना चाहिए, डिजिटल एग्रीकल्चर कैसे होना चाहिए, और उसके साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होना चाहिए, कैसे हम लोग इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। आप सबको पता है इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ
वुमेन है, महिला का रूप में हमारा डिक्लेयर किया। वुमेन फार्मर्स के बारे में सेंट्रली हम लोग ये डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ साथ हम लोग ये भी होगा, ये डेमोन्स्ट्रेशंस भी होगा, जो अनुसंधान किया, जो वेराइटीज हो सकता है पानी का, जलवायु परिवर्तन का, जो टेक्नोलॉजीज हैं, एंड उसके साथ साथ जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग उसका ये भी डेमोन्स्ट्रेशन होगा। सॉइल टेस्टिंग है, जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है, हार्टिकल्चर है, अलग अलग मॉडल्स हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा। उसके साथ साथ लिटरेचर भी देंगे, ये कोई भी रिप्लिकेट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किससे संपर्क करना चाहिए, वो भी हम लोग इसमें ये देंगे। एंड ऑन स्पॉट जो एडवाइजरी है, जो हमारा एक डिस्कशन होगा, चिंतन होगा किसान का वैज्ञानिक बीच में, अलग अलग समस्या पे, उसमें भी किसान को जो समस्या होगा उसमें भी समाधान होगा। उसके साथ साथ जो हमारा एग्रो एडवाइजरी के बारे में भी जो जानकारी देंगे। एंड इस साल हम लोग ये प्रयत्न करेंगे, जो किसान भाई बहने भारत में जो 6 लाख गांव है कम से कम, हमारा इतना ज्यादा किसान भाई बहन है, उसको जो सरकारी जो स्कीम्स हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, जो ड्रिप इरिगेशन हो सकता है और अलग अलग स्कीम्स हैं, एंड उसको भी जानकारी और तेजी रूप में ले जाने के लिए वो भी डिस्प्ले करेंगे, कौन सा स्कीम्स रहेगा, उसके साथ सरकारी कैसे उनको किसान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हम लोग वो प्रस्तुत करेंगे। उसके साथ साथ जो अलग अलग संस्थान है, पूसा संस्थान का साथ एक ये स्टॉल्स रहेगा, लेकिन पूरा देश में जो कृषि विश्वविद्यालय, केवीकेस है एंड आईसीआर संस्थान है, एंड सभी लोग उनका भी स्टॉल्स रखेंगे। उसके साथ साथ काफी एग्री इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है, आज हम लोग केवल अभी सरकारी रूप में ले जाना कृषि इतना बड़ा देश को मुश्किल है। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंडस्ट्री के साथ, प्राइवेट के साथ हम लोग मिलके किसान के साथ, किसान के पास कैसे पहुंचेंगे उस मद्देनजर रख के वो हम लोग प्राइवेट इंडस्ट्री भी उनका प्रोडक्ट्स उनका वो डिस्प्ले करेंगे। उसके साथ साथ हम स्टार्टअप है, इनोवेशन की काफी जरूरत है। हमारा IRI पूसा कृषि हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, उससे उनकी तरफ से भी कुछ एग्री स्टार्टअप्स उनको प्रस्तुत करेंगे। साथ साथ जो हमारा भारत में जो किसान है ना, छोटी किसान है, लेकिन छोटी किसान के लिए काफी मुश्किल होता है टेक्नोलॉजी एक बार खेती में ले जाने के लिए, और उसके साथ जो मार्केट है, जो इनपुट खरीद करना, उसको भी मुश्किल है। सो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उसको मद्देनजर रख के हम लोग कुछ FPOs को भी उनका स्टॉल्स है, मिलजुल के खेती कैसे करेंगे, जो वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, वो सभी उनका प्रस्तुत करेंगे फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। एंड मुख्य रूप में ये विज्ञान मेला में हमारा पूसा बीज काफी मुख्य भूमिका अट्रैक्शन रहेगा। 3 दिन में हम लोग काफी स्टॉल्स अरेंज करेंगे। हम उसको किसान को जो ये गेहूं हो सकता है, चना भी है, जो क्रॉप्स है, अलग अलग मक्का भी है, दो दलहन तिलहन का है, जो फूल का, फल का, जो सभी हमारा हम लोग इधर उपलब्धि रहेगा, किसान लोग वो खरीद करके ले जा सकता है। उसके अनुसार हमारा ये एक और एक इम्पोर्टेंट है, हम लोग पूरा देश में हम किसान को जो अच्छा इनोवेशन प्रेजेंट वो लोग कर रहे हैं और उनका खेत में कर रहे हैं, उनको हम लोग सम्मान करेंगे। ये 3रा दिन लास्ट डे हम उसके इधर हम लोग इनोवेटिव फार्मर अवार्ड देंगे, नहीं तो फेलो फार्मर्स अवार्ड देंगे। कृषि को स्मार्ट बनाने हेतु आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन आधारित कृषि, IoT, ब्लॉकचेन जैसे तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनमें हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स एवं वर्टिकल खेती भी शामिल हैं। बिल्कुल, इस तकनीकों से ग्रीन हाउस में किसान भाई सब्जियों एवं फूलों की खेती साल भर कर सकते हैं तथा अधिक लाभ ले सकते हैं। इन तकनीकों को किस प्रकार से स्थापित किया जाए एवं इसके और क्या लाभ हैं, बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर मुर्तुजा हसन जी। ग्रीन हाउस के अंदर में आजकल स्मार्ट कृषि का युग है, जिसके अंतर्गत
तरह तरह की मशीनरी, सेंसर्स, आईओटी और नई नई तकनीकें जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स इत्यादि का इस्तेमाल कर करके एक स्तर पर या वर्टिकल फार्मिंग द्वारा ग्रीन हाउस के अंदर में किसान भाई व्यावसायिक तौर पर तरह तरह की उच्च मूल्य की सब्जियां, नर्सरी, फ्लावर्स इत्यादि का उत्पादन कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। यहां पर एक वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस है जिसके अंतर्गत इसमें स्मार्ट कृषि को खास करके किस तरह से किया जाए इसका उदाहरण पेश किया गया है। यहां पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा किस तरह से 5 से 6 लेयर में हमारे किसान भाई और ग्रोअर्स वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं और इसके द्वारा खास करके हरी पत्तियों वाली सब्जियां, नर्सरी, फूल इत्यादि का उत्पादन सालों भर कर सकते हैं। इस तरह की व्यावसायिक खेती के लिए जो सबसे पहले चीज चाहिए वो है वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस। 1000 वर्ग मीटर का वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस इस तरह की व्यावसायिक खेती जो कि स्मार्ट कृषि हो, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पर नियंत्रित खेती हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस तरह के जो खेती में तरह तरह की जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसमें मुख्यतः सॉइललेस फार्मिंग जैसे ग्रो बैग फार्मिंग है, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, एरोपोनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग। सॉइल बोर्न डिजीज एक मुख्य समस्या है ग्रीन हाउस के अंदर में, उससे छुटकारा पाया जा सकता है क्योंकि यहां पर जो है सॉइल का इस्तेमाल ना कर करके तरह तरह के इनर्ट मीडिया जैसे कोकोपीट है, परलाइट है, वर्मिकुलाइट है और जल के माध्यम में न्यूट्रिएंट को जितने भी पानी में घुलनशील खाद है उसका इस्तेमाल करके प्योर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के द्वारा भी किसान भाई इसमें हरी पत्तियों वाली सब्जी खास करके जैसे इसमें सलाद का पत्ता है, पोकचोई है, पालक है, धनिया है, इसका सालों भर उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह की तकनीक के लिए हम मुख्यतः वर्टिकल फार्मिंग नियंत्रित जो ढांचा बनाते हैं इसमें तरह तरह का फ्रेम होता है जैसे ए फ्रेम है, फ्लैट फ्रेम है और इसमें 5 से 6 स्तर पर इस तरह की ढांचा बनाई जाती है कि सभी स्तर पर जल और न्यूट्रिएंट का प्रवाह सही तरीके से हो। अगर हम ग्रो बैग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितनी भी मीडिया है उसको हम ग्रो बैग में भर के या किसी बैग में भर करके सभी प्लेटफॉर्म पर अच्छे से रखें। और इस तरह की तकनीक में ये चीज खास बात का ध्यान रखा जाता है कि जल और जितने भी उर्वरक हैं चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट हो उसकी जो नियंत्रित मात्रा पौधों को हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। इस तरह के खेती में हम कुछ आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि एलईडी बेस्ड लाइट है उसका भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हर स्तर पर पौधों को सही रोशनी मिल सके और पौधे अधिक से अधिक उत्पादन दे सकें। इस तरह की खेती के लिए तरह तरह की जो सेंसर्स इस्तेमाल किया जाती है इसमें मुख्यतः वातावरण से नियंत्रित जो सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, सोलर रेडिएशन सेंसर है और फर्टिगेशन से जो संबंधित सेंसर है जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सेंसर है, पीएच का सेंसर है, डिसॉल्व ऑक्सीजन का सेंसर है। तो इस तरह के सेंसर का इस्तेमाल कर करके और उस सेंसर्स को हम कंट्रोलर द्वारा लिंक कर करके इसका पूरा कंप्लीट ऑटोमेशन कर देते हैं। और ऑटोमेशन का जो अगला लेवल है उसमें इन ऑटोमेशन को हम आईओटी द्वारा नियंत्रित कर करके अपने स्मार्टफोन से किसान भाई इसको नियंत्रित कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा लगभग 60 से 70% जल की बचत होती है। एरोपोनिक्स द्वारा 80 से 90% पानी की बचत हो जाती है और अगर सॉइललेस ग्रो बैग का तकनीक इस्तेमाल करें तो उसमें भी 60 से 70% पानी की बचत होती है और लगभग 30 से 40% जो न्यूट्रिएंट है जो खास करके मेजर और माइक्रो उसकी बचत होती है। यहां पर 1000 वर्ग मीटर के अंदर में हम हरी पत्तियों की लगभग 50 से 60 हजार पौध एक साथ उगा सकते हैं। तो हमारे किसान भाई और ग्रोअर्स को इस तरह के खेती से, स्मार्ट कृषि से संबंधित जो भी जानकारी हो उसको लेने के लिए वो यहां आके इस तरह के मॉडल को देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को पॉपुलराइजेशन करने के लिए हम लोगों ने हिंदी में और इंग्लिश में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की बुलेटिन बनाई हुई है और ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के नाम से ये गूगल पर उपलब्ध है। हमारे देश में कई किसान भाई मक्का की खेती करते हैं
मक्का की फसल अनाज और चारे दोनों के लिए प्रयोग की जाती है। इसके साथ ही मक्का में उच्च प्रोटीन, ट्रिप्टोफेन एवं लाइसिन उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो उचित आहार एवं पोषण प्रदान करता है। हमने पूसा संस्थान की किस्मों के बारे में आपको बताया था। मक्के में खरपतवार प्रबंधन, कीट प्रबंधन के साथ साथ एथेनॉल उत्पादन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर लाल जाट। मक्का अभी हाल ही के कुछ वर्षों में बहुत ही व्यावसायिक फसल बन चुकी है, जो पहले खाद्यान्न फसल के रूप में जानी जाती थी। क्योंकि जो मक्का का जितना उपयोग पहले हम देखते हैं, पोल्ट्री जो उद्योग है उसमें 50% के आसपास होता था, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जैसे स्टार्च और उसमें होता था। हाल ही के कुछ 1 या 2 वर्ष में भारत सरकार ने इससे इथेनॉल बनाने में भी अनुमति दी है। इथेनॉल साथियों एक वाइट पेट्रोल है, जिसको पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं। 20% पेट्रोल में मिक्स करने की, जितना पेट्रोल देश में बिकेगा उसमें 20% उसकी खपत होगी। पिछले साल अपने देश में लगभग 60 लाख टन मक्का का उपयोग इथेनॉल बनाने के लिए प्रयोग किया गया। इसकी वजह से आपने देखा कि मक्का के दाम में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है और किसानों को अच्छा मुनाफा मिला है। साथ में ही एक और प्रक्रिया हुई, जिसके अंदर भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि NCCF और नाफेड सारी मक्का की खरीद करेगा और खरीद करके वो इंडस्ट्री को देगा। इसकी वजह से ही आपको ये अधिक मुनाफे और अच्छे मुनाफे की एक फसल बन चुकी है, और आप इसकी खेती करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इस साल भारत में अभी जो मक्का है उसका लगभग 100 लाख टन मक्का का उपयोग इथेनॉल में प्रयोग किया जाना है, और इसके लिए हमारी जितनी मक्का अभी पैदा कर रहे हैं उसमें मतलब काफ़ी इजाफा करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए किसान भाई अच्छे से अच्छे निवेश करें और किसान अपनी मक्का की अच्छी देखभाल करें। जो किसान भाई अभी खेत में मक्का की फसल बो रखी है, उनको ये ध्यान रखना है कि जो घुटने तक की ऊंचाई की अगर फसल है या जिसमें नर मंजरी आ रही है, क्योंकि इसकी बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होती रहती है, तो इन दोनों ही अवस्था में आप 1 बैग जो यूरिया है उसका खेत में दें, घुटने तक की ऊंचाई या नर मंजरी आ रही है उस समय। और साथ में अगर घुटने तक की ऊंचाई में आप 20 किलोग्राम पोटास का, म्यूरेट ऑफ पोटास का, और साथ में 1 बैग यूरिया आप डाल के 1 एकड़ के अंदर प्रयोग करें। और अगर जिसने अभी बोई है नवंबर दिसंबर में और खेत में खरपतवार आ रहे हैं, तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आप टोप्रामेजोन और टेम्बोट्रियोन, जो टोप्रामेजोन है उसका 25 से 30 ग्राम प्रति एकड़, और टेम्बोट्रियोन आपको 115 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही टेम्बोट्रियोन और टेप्रामेजोन के साथ एट्राजिन के मिक्सचर की भी दवाई आ रही है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस किसान भाई के खेत में मोथे की समस्या ज़्यादा है, तो वो हेलोसल्फिनोन मिथाइल का प्रयोग कर सकते हैं। हेलोसल्फिनोन मिथाइल आप 25 से 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें, और उसको जो मोथा है वो आपकी 4 से 6 पत्ती की अवस्था का होना चाहिए, और उसमें आपका मोथा बिल्कुल चला जाएगा 7 से 8-10 दिन में। तो इन जितनी भी दवाइयों के मैंने नाम लिए हैं उनका प्रयोग आप मक्का की फसल में 15 से 20 दिन से लेकर आप 40-45 दिन तक आसानी से कर सकते हैं, तो आपके खरपतवारों के नियंत्रण में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ ही मक्का की खेती में जो एक महत्वपूर्ण समस्या आती है फॉल आर्मीवर्म कीड़े की, क्योंकि बाकी सब समस्याएं बीमारियां इतनी नहीं होती है। जो फॉल आर्मीवर्म कीड़ा है उसको नियंत्रण के लिए आपको जैसे अभी तापमान कम है तो ये कम रहेगा, और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो इसके आने की संभावना है। जिनकी छोटी मक्का है वो ज़रूर किसान भाई खेत में जाएं और देखें कि जो पौधे का बीच वाला भाग है, ऊपर की पत्तियां हैं, उनमें सफ़ेद खुरचन तो नहीं है, उनमें छेद तो नहीं है, क्योंकि जो कीड़ा है दिन के समय वो पौधे की गोब के बीच वाले भाग में छुपा रहता है और बाद में बाहर निकल के उसको खाता है। उस समय आपको कुछ आप ट्राइकोकार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप नीम बेस्ड जो हर्बिसाइड है, एजाडिक्ट्रिन है 1500 ppm का, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ जो केमिकल हर्बिसाइड हैं उनका आपको छिड़काव करना है अगर, तो नीम वाले में पूरे पौधे को नहलाना है, लेकिन जो केमिकल वाले हैं उनमें केवल आपको पौधे के केंद्र भाग में ऊपर वाले नोजल की जो नोजल है उसको थोड़ा ढीला करना है, और ढीला करने के बाद पौधे के केंद्र भाग में दवाई डालनी है। जो दवाइयाँ आपको डालनी है उनमें जैसे क्लोरेंट्रानिपोल है या इमामेक्टिन बेंजोइट है, वो आपको डालनी है। इसके साथ साथ आप जो दूसरी दवाई अगर डालना चाहते हैं स्पिनोटेरम है, स्पिनोटेरम से आपको थोड़ा
4-5 दिन ज़्यादा इसका कंट्रोल मिलता है। तो ये दवाइयाँ आपको डालने के 15 दिन बाद, जैसे आज आपने डाली, 15 दिन बाद जाके फिर फसल को देखना है। तो अगर ये कीड़ा फिर आया है तो फिर आपको इसके ऊपर वापस आपका निर्णय लेना है कि आपके पास अगर 30% से ज़्यादा पौधों के ऊपर ये कीड़ा है तो फिर आप दवाई छिड़काव करना है। और आपने देखा होगा जो बरसात के ऋतु में कभी कभी क्या होता है, 15 दिन के अंदर ये कीड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ ही 15 दिन होती है। ठीक है, तो आपको जितना भी निर्णय लेना है बहुत जल्दी लेना है, जिसमें वाइटनिंग आ रही हो, सफ़ेद खुरचन हो, उसी समय आपको इस कीड़े के ऊपर नियंत्रण पे जवाब देना है। रही बात अगर सिंचाई प्रबंधन की, तो इस समय आपने देखा होगा थोड़ा कभी पाला पड़ने की संभावना भी रहती है। हालांकि इस वर्ष थोड़ा सा जो शरद ऋतु है थोड़ी माइल्ड है, लेकिन आपको फिर भी सावधान रहना है। तो पाला पड़ने की जैसी स्थिति हो, जब आपका टेम्परेचर बहुत कम हो, या मौसम विज्ञान की जितनी भी भविष्यवाणी है आप उसको देखते रहें, और हल्की सिंचाई करें मक्का के खेत में। दूसरा यह है कि जो भी पश्चिमी भाग है या पूर्वी भाग है उसके ऊपर आप थोड़ा सा कोई भी फसल अवशेष है उसको जला के धुआं कर सकते हैं रात के अंदर। और इसके लिए जैसे आप सल्फर का प्रयोग भी कर सकते हैं। 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप सल्फर अगर मक्का के खेत में देते हैं तो जो आपके शुरू में पीलापन रहता है, क्योंकि कम टेम्परेचर होता है, कभी उसमें आपको पर्पल भी हो जाता है वो, तो उसको भी आपका कंट्रोल होता है। जिसे अगर सल्फर प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, वो आपके जो ठंड से इसको मक्का को बचाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मक्का मैंने बताया, जैसे ये नकदी और एक औद्योगिक फसल बन चुकी है, तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है कि आप इसको अफ्लाटॉक्सिन मुक्ति, जिसमें फंगस लगती है, वो वाली मक्का आप नहीं करें। तो इसके लिए मक्का को अच्छे से सुखाने की ज़रूरत है, और सूखा के ही आप करें। आप कभी भी गीली मक्का का ढेर नहीं लगाएं। अगर गीली मक्का का ढेर लगाएंगे तो उससे आपकी मक्का खराब हो जाएगी। तो आपको एकदम अच्छे से सुखाना है। सुखाने के लिए आप बिल्कुल जो पौधे भुट्टे हैं, भुट्टों को आप पत्तियों के सहित हार्वेस्ट कर सकते हैं। और पत्तियों के सहित हार्वेस्ट करके उसमें क्या रहता है कि आपको इनको पलटने की ज़रूरत नहीं रहती है, और वो सीधे मिट्टी या धूल या किसी के संपर्क में नहीं आते, पानी के संपर्क में नहीं आते हैं। इस वजह से क्या आता है, ये ज़्यादा अच्छा मेथड है। और फिर उसके बाद उसका कोब डीहस्कर कम सेलर जो आती है मशीन, उसके अंदर डाल के भुट्टे अलग हो जाते हैं, दाने अलग हो जाते हैं। तो वो एक सबसे अच्छा मेथड पाया गया, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप भुट्टों को भी हार्वेस्ट करके भुट्टों को पहले सुखाएं अच्छे से, फिर उसके बाद उसकी शेलिंग करें, जिससे उसे कटेंगे फटेंगे कम। तो आपको मार्केटिंग जो है उसमें अच्छा फायदा, अच्छा मुनाफा होगा। अगर आपको किसी भी वजह से किसी में मार्केटिंग और किसी में दिक्कत आती है तो आप जैसे जो भी, क्योंकि पूरे देश में जैसे मैंने बनाया इथेनॉल के अंदर लगभग आपका 40,000 करोड़ के आसपास भारत में निवेश हुआ है। उस निवेश के अंदर पूरे देश में जगह जगह जाके इथेनॉल इंडस्ट्री बनी है। आप अपने नज़दीकी इंडस्ट्री या और किसी एग्रीगेटर से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ आपकी 14% से सूखी हुई अच्छी गुणवत्ता की मक्का को अगर कोई MSP से नीचे खरीद रहा है तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और हमें लिख सकते हैं, ताकि हम उनको एग्रीगेटर या बाकी जगह आपको ऐसा लिंक करेंगे जिससे आपको अच्छा दाम मिल सके। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। प्रिय दर्शकों, पूसा समाचार केवल सूचना नहीं देता, बल्कि पूसा व्हाट्सएप सलाह सेवा के माध्यम से आपकी समस्याओं को समझकर उनका समय पर भरोसेमंद और वैज्ञानिक समाधान भी प्रस्तुत करता है। तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।